गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू एनडी कॉमर्स क्लासेस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर कॉम्बिनेशन है, मिक्सचर है। किस चीज़ का मिक्सचर है भाई? ओन्ड कैपिटल और बोरोड कैपिटल का मिक्सचर होता है ये। ठीक है, जैसे भुजियाओं का मिक्सचर होता है, बहुत सारी भुजिया होती है ना उसमें मिक्स, बिल्कुल ऐसे ही हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है। उसमें दो तरह की कैपिटल मिक्स होती है, एक तो ओन्ड कैपिटल और सेकंड बोरोड कैपिटल। ठीक है जी। ओन्ड कैपिटल में आपके इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स आते हैं। वही बोरोड कैपिटल में आपके डिबेंचर्स, बोरोइंग फ्रॉम बैंक्स, लॉन्ग टर्म लोन्स आते हैं। दैट मीन्स कि ओन्ड कैपिटल वो होगी जो कि आप मतलब जिसकी ओनर है एक तरह से, है ना। और बोरोड कैपिटल वो होगी जो कि जिसके बदले में आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ओन्ड कैपिटल के बदले में आपको डिविडेंड मिलता है। ठीक है जी, ओके। लेकिन ये जो मिक्सचर है, एक ऐसा मिक्सचर होना चाहिए जो कि सिंपल हो, फ्लैक्सिबल हो, मैक्सिमम रिटर्न दे और मिनिमम जिस पे खर्चा हो, मिनिमम एक्सपेंसेस हो, ऐसा मिक्सचर ये होना चाहिए। ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर के मीनिंग के बाद मेन इंपॉर्टेंट इसमें जो आता है वो है थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो आपका जो थ्योरीज है वो चार तरह की होती है। ठीक है, नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, एमएम अप्रोच एंड ट्रेडिशनल अप्रोच। चलिए पढ़ लेते हैं। नेट इनकम अप्रोच क्या होती है भाई? नेट इनकम अप्रोच, नेट इनकम अप्रोच को जो लेके आया है ना उसका नाम है डेविड डुरांड। ठीक है, ओके जी। अब ये जो अप्रोच है ये क्या है? नेट इनकम अप्रोच में जो भी हम कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन लेते हैं ना, ऐसा माना जाता है कि वो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन सिटेबल है, यानी रिलेवेंट डिसीजन होते हैं। ठीक है, इसीलिए नेट इनकम अप्रोच को रिलेवेंट अप्रोच भी बोल देते हैं। एक चीज़ और कि ये जो रिलेवेंट डिसीजन होंगे, इनको रिलेवेंट इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर जो डिसीजन होंगे नेट इनकम अप्रोच में, वो आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म को अफेक्ट करेंगे। ठीक है जी, इतना समझ आया। अब अजम्पशंस ज़रूरी हैं जानना। ठीक है, तो नेट इनकम अप्रोच की अजम्पशन क्या है कि इसमें जो भी इनकम वगैरह हम कैलकुलेट करेंगे तो कॉर्पोरेट टैक्स जो होता है ना वो नहीं होगा। नो टैक्स ऑन इनकम, नो कॉर्पोरेट टैक्स। सेकेंड वन इज़ कि इसमें कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम होगी, लेस देन होगी। और हमारे जो सोर्स ऑफ फाइनेंस है, हम दो ही सोर्स ऑफ फाइनेंस का इसमें यूज़ करेंगे, एक डेट होगा, सेकंड इक्विटी होगा। और इसमें वैल्यू ऑफ द फर्म क्या होगी? डेट और इक्विटी का टोटल, यानी मिक्सचर, जो कि हमने अभी इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। और इसमें डेट जो है, अगर मतलब डेट को चाहे बढ़ा दो चाहे कम कर दो, उससे इन्वेस्टर्स की जो परसेप्शन है ना, उनका जो विचार है रिस्क को लेके, उसमें कुछ चेंज नहीं आने वाला। वो इन्वेस्टर की जैसी सोच है वैसी ही रहेगी। ठीक है, ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने बोला कि डेट में अगर हम चेंज कर दें तो उससे इन्वेस्टर की परसेप्शन पे चेंज नहीं आएगा। तो डेट को चेंज कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल, अगर हमने डेट्स ज़्यादा ले लिए, ज़्यादा डिबेंचर ले लिया, ज़्यादा हमने लोन ले लिया, इक्विटी मतलब हमारी कम रही, डेट हमारा ज़्यादा है, तो डेट रेशियो अगर हमने इंक्रीज़ करनी चाहिए, तो जब हम डेट रेशियो को इंक्रीज़ करेंगे तो वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज़ हो जाएगी। और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं, और जिसे हम के ज़ीरो या के ओ से डिनोट करते हैं, के ज़ीरो ही होता है ये, तो फिर वो क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। डेट रेशियो इंक्रीज हुई तो वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज होगी और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूस होगी। ठीक है, ओके। हाई रिस्क हाई रिटर्न होगा, यानी जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतनी ज़्यादा रिटर्न मिलेगी। और वही चीज़ क्या कहलाती है? ग्रोथ स्टेज कहलाती है। तभी फर्म की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होगी, है ना। ये तो आपको पता है ना, हाइयर द रिस्क हाइयर द रिटर्न, तभी ग्रोथ होगी और तभी फर्म की वैल्यू बढ़ेगी। और डेट रेशियो को अगर हम डिक्रीज कर दे तो वैल्यू ऑफ द फर्म क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, और इससे जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, ओके। अब क्योंकि बिजनेस फाइनेंस है तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तो होगा ही। तो चलिए एग्जाम्पल कर लेते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल, ये हमारा क्वेश्चन है एंड देन ये सॉल्यूशन है। आपको EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है 2 लाख रुपीज़। देन आपको 4 लाख के डिबेंचर है जिसपे 10% आपको इंटरेस्ट पे करना है। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट आपकी 16% है। वैल्यू ऑफ द फर्म आपको निकालनी है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है। UGC नेट में जो भी आपका अगर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया तो वो ऐसा नहीं होगा कि आप उसको मतलब आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं। वो सिंपल सा क्वेश्चन ही पूछेंगे जो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखो इसको कैसे करते हैं। EBIT आपका दे रखा है,
ठीक है 2 लाख, ठीक है भाई। फिर 10% इंटरेस्ट निकालना है डिबेंचर पे, तो डिबेंचर कितने के थे 4 लाख के थे, उसका 10% निकाला 40,000। फिर EBIT में जब हम ये 10% इंटरेस्ट निकाला इसको माइनस कर देंगे, 2 लाख में से 40,000 माइनस करेंगे, कितना आ गया 1,60,000। ये जो 1,60,000 है इसको हम NI बोल सकते हैं या फिर अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स बोल सकते हैं ना, नेट इनकम हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो EBIT में से अगर हम डिबेंचर का इंटरेस्ट लेस करेंगे तो क्या आएगा, नेट इनकम आएगी। इतना क्लियर है। अब इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट कितनी थी, 16% थी। ठीक है भाई, हमने निकालना क्या है, वैल्यू ऑफ द फर्म। वैल्यू ऑफ द फर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, V से, और V का फॉर्मूला मैंने अजम्पशन में बताया था S+B होता है। S यानी इक्विटी की रेट वैल्यू और B यानी डेट की वैल्यू। तो इक्विटी की वैल्यू कैसे निकलेगी, क्या फॉर्मूला है, नेट इनकम अपॉन में KE, जितना परसेंट दे रखा है वो। नेट इनकम कितनी थी 160 लिख दिया, 1,60,000। KE 16% था, तो यहाँ पे परसेंट था, परसेंट को हटाने के लिए जैसे ऐसे लिखा हो तो 16/100 कर देंगे, नीचे परसेंट है तो ऊपर 100 चढ़ा देंगे। ठीक है, देन इसको हमने सॉल्व करा। सॉल्व करने पे 16 1 जा 16, 40 ये 20 ये बन गया 10 लाख। तो 10 लाख आ गई इक्विटी की वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। सो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गई। देन मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, जो कि जितना डिबेंचर पे इंटरेस्ट है ना वो वाली वैल्यू, तो कितनी है वही, सॉरी जितना दे रखा है डिबेंचर, ये रहा 4 लाख दे रखा है, तो डेट की वैल्यू गिवन थी, ये हमने निकाल ली, ये गिवन थी। इन दोनों का टोटल S और B का टोटल होता है मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, V जो हमने निकालना था 1,40,000, यानी हमारा जो फर्स्ट है वो निकल गया, वैल्यू ऑफ द फर्म निकल गया। देन हमने निकालना है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैसे निकाले भाई, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला हमारे यहाँ पे है EBIT अपॉन में V मल्टीप्लाई 100। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स कितना दे रखा था, 2 लाख दे रखा था, और वैल्यू ऑफ द फर्म कितनी आई 1,40,000 आई, और फिर परसेंटेज में चाहिए हमने वैल्यू, तो परसेंटेज बनाने के लिए मल्टीप्लाई 100। देन इसको सॉल्व करा तो आया 14.28%। तो या तो क्वेश्चन आ जाए प्रैक्टिकल, या फिर फॉर्मूले आ जाए, या फिर अजम्पशन आ जाए, तो ऐसे आ सकता है। ठीक है, फर्स्ट अप्रोच नेट इनकम अप्रोच आपको समझ आई। ठीक है, करते हैं सेकेंड अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। इसको लेके आने वाला भी डेविड डुरांट था, और ये जो है नेट इनकम अप्रोच के अपोजिट है या डिफरेंट है, हम ऐसा बोल सकते हैं, उससे बिल्कुल अलग है। इसमें जो भी कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन लेंगे वो इररिलेवेंट माने जाएंगे, यानी कि ठीक है। तो अब हम अजम्पशन देख लेते हैं। अजम्पशन भी सेम से ही है कि इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा और किसी भी तरह का कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो नहीं लगेगा, और जो आपकी कॉस्ट ऑफ डेट है वो यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, और यहाँ पे आपकी एवरेज WACC यानी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो भी कांस्टेंट रहेगी। यहाँ पे अगर आप वैल्यू ऑफ फर्म निकालते हो तो ये फॉर्मूला यूज़ होगा, और मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी यहाँ पे आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो उसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। ठीक है, सो इसका भी एग्जाम्पल कर लेते हैं, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच का एग्जाम्पल। EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी नेट ऑपरेटिंग इनकम आपको दे रखी है 2 लाख रुपीज़। एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी जो दे रखी है वो है 10%। ठीक है, और डेट जो है वो 6 लाख के डेट है 6 लाख के, जिसपे 8% आपको इंटरेस्ट पे करना है। तो मैंने क्या करा, इंटरेस्ट पहले ही निकाल लिया था कि बाद में दिक्कत ना हो। तो 6 लाख पे 8% इंटरेस्ट निकाला, 48,000 इंटरेस्ट आया। देन हम शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन। EBIT गिवन है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% गिवन है। वैल्यू ऑफ फर्म ये ऐसे निकालते हैं ना, पहले भी हमने ऐसे निकाली थी नेट इनकम अप्रोच में, EBIT अपॉन KO। तो 2 लाख अपॉन में 10%, यहाँ पे परसेंटेज हटाने के लिए मल्टीप्लाई 100 ऊपर चढ़ जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 20 लाख जो है वो आपकी आ गई वैल्यू ऑफ फर्म। इसको मैंने नीचे उतार लिया। मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म जो है वो आ गई 20 लाख। डेट की वैल्यू गिवन थी, दे रखी थी ऊपर क्वेश्चन में, देखो ये रही 6 लाख, तो ये भी हमने उतार लिया। एस की वैल्यू, इक्विटी की वैल्यू हमने निकालनी है। फर्म की वैल्यू में से डेट की वैल्यू माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 14 लाख आ जाएगा। 20 लाख में से 6 लाख माइनस करेंगे, 14 लाख आ जाएगा। ओके, देन हमने एस की वैल्यू निकालनी। देन लास्ट कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमने निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है EBIT माइनस इंटरेस्ट अपॉन में एस। तो आपका नेट ऑपरेटिंग इनकम यानी EBIT दे रखा है 2 लाख। 2 लाख में से इंटरेस्ट हमने पहले ही निकाल लिया था, देखो 48,000 था। सो 48,000 में से माइनस कर देंगे, कितना आया 1,52,000 आया।
ठीक है। और नीचे हमने एस यानी इक्विटी की जो मार्केट वैल्यू है उसको रख लिया, जो कि 14 लाख था, रख लिया। परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है इसलिए मल्टीप्लाई 100 कर दिया। 20 से 20 कैंसिल, इधर वाली 30 से ये वाली 30 कैंसिल, 14 को अगर इससे डिवाइड करते हैं तो ये आता है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपकी आ जाती है। तो ठीक है, आपको समझ आ गया होगा मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी देखते हैं, अगर आपको समझ आ गया तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी हो जाए कि हाँ भाई समझ आ गया। अगर एक स्टूडेंट भी कमेंट कर देता है तो भी ये हो जाता है कि भाई हाँ समझ तो आ रहा है। ओके, बाकी जो इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। एंड नेक्स्ट जो 2 अप्रोच हमारी रह जाती है, MM अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच, ये हम कल कर लेंगे, इनके क्वेश्चंस भी कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।